हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स अप एकेडमी। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th के बच्चों को और चैप्टर का नाम है मोशन। जो भी बच्चे क्लास 8 से 9th में मूव किए हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही नया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप लोग इस चैप्टर को मन से अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर ध्यान से, अगर केयरफुली अगर इसको रीड नहीं करेंगे तो आपको ये बाद में चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मोशन और मोशन में हम सिर्फ आज 2 टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट्स, रेस्ट एंड मोशन, एंड सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम शुरुआत करेंगे रेस्ट एंड मोशन से। तो मोशन वर्ड आपको फेमिलियर लग रहा होगा। मोशन वर्ड आपको फेमिलियर लग रहा होगा। मोशन मतलब होता क्या है? मोशन मतलब चलना, मूव करना, अपने पोजीशन को चेंज करना, राइट, अपने पोजीशन को चेंज करना। और रेस्ट मतलब एक जगह ही बैठे रहना, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी पोजीशन को, अगर मान लीजिए वो यहाँ पर है, ये बॉल है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो यहीं पे है और टाइम बीता जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पोजीशन पे ही है, स्टेबल है, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका रेस्ट में। अगर वही एक ऑब्जेक्ट है, वही बॉल है और ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, रोल करके ये यहाँ पर आ गया और टाइम बीता जा रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज किया है तो ये हो जाएगा हमारा मोशन। तो अब हम इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? रेस्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not changes as time passes। अगर टाइम पास कर रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम तो कंटिन्यूअस रहेगा, टाइम चल रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो आपका रेस्ट की प्रॉपर्टी में आएगा। एंड मोशन का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? इसका अपोजिट है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासेस। इस मतलब टाइम पास कर रहा है, टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा है और जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी मोशन में। तो इसको हम ग्राफिकली थोड़ा समझ लेते हैं, इस ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे रेस्ट एक ऑब्जेक्ट अगर जो रेस्ट में है उसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ। यह है आपका टाइम और ये है आपका पोजीशन। मान लीजिए ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 4 है और ये टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो पोजीशन 2 पे है, पोजीशन 2 पे खड़ा है, ठीक, और टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा है, टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्यों? क्योंकि हर टाइम पे, 1 आवर पे, पहले टाइम पे ये 2 ही पोजीशन पर है, ये 2 पोजीशन पर ही है, इसका डिस्टेंस 2 है। जब 2 घंटे बीतते हैं तभी 2 है, जब 3 घंटे बीतते हैं तब भी 2 है और जब 4 घंटे बीतते हैं तब भी 2 है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, 1 आवर से 2 आवर हो रहा है, 3 आवर हो रहा है, 4 आवर हो रहा है, बट जो पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट 2 पे था वो 2 का 2 पे ही रह रहा है, यही इसका अपोजिट हो जाएगा मोशन के ग्राफ में। मोशन के ग्राफ में देख लीजिए क्या होता है। ये आपका पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपका हो जाएगा पोजीशन एंड ये हो जाएगा आपका टाइम, 1 आवर, 2 आवर,
3 आवर 4 आवर। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 0 पोजीशन पे है और 0 टाइम पे है, मतलब टाइम भी 0 है और पोजीशन भी उसका 0 है, अगर वो मूव करता है, ठीक, चलता है, तो मान लीजिए वो 1 घंटे में एक पोजीशन पे गया, 1 घंटा अगर बीता तो वो पोजीशन 0 से पोजीशन 1 पे मूव कर गया। जब 2 घंटे बीतते हैं, तो वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे चला गया है। ऐसे मूव ऑन करता चला जाएगा। तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट के ग्राफ में क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के, ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, इसके पैरेलल चल रही है लाइन। ये जो ए बी है ये ओ एक्स के पैरेलल है, ये ए बी जो है ओ एक्स के पैरेलल है। बट इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जाती है, लेकिन इसमें हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो किस लाइन के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस के। वो रैंडमली किसी भी एंगल पे जा सकती है अगर वो मोशन में है तो, लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, अब एक नया टॉपिक जो है छूट गया था, मोशन इज़ रिलेटिव। मोशन इज़ रिलेटिव, अभी तो आपको इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, तब जाकर आपको इसको पता चलेगा कि मोशन, ये रिलेटिव मोशन का मतलब कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये एक मतलब समझने की चीज़ है, सिर्फ आप बस इसको समझ लीजिए, आपको ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको समझ लीजिए। समझना क्या है इसमें, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। मोशन इज़ रिलेटिव का कहने का क्या मतलब है, मोशन मतलब तो मूव ऑन, चलना, ठीक है, अपने पोजीशन को चेंज करना। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में अगर आप चल रहे हैं तो आपको कैसे पता कि चल रहे हैं। आप एक बार सोचिए, 2 मिनट के लिए आप खड़े होकर सोचिए, पॉज करके वीडियो को सोचिए कि अगर आप चल रहे हैं तो आपको कैसे पता कि आप चल रहे हैं। क्या पता आप रेस्ट में हो लेकिन आपको लग रहा हो कि आप चल रहे हो, ये भी तो हो सकता है। आप रेस्ट में हो और आपको लग रहा हो कि आप चल रहे हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है और इसमें एक छोटा सा लड़का बैठा है, छोटा सा क्या, आप ही की उम्र का बैठा है, ठीक है, पहिया बना देता हूँ। इसमें एक लड़का बैठा है, विंडो से देख रहा है। अब बताइए, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ पर खड़े हैं। अब आप बताइए, आप इस लड़के को देख रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि आपके अकॉर्डिंग वो लड़का रेस्ट में है कि मोशन में है। आपके अकॉर्डिंग वो लड़का रेस्ट में है कि मोशन में है, सोचिए। तो यहाँ पे 2 मोशंस होंगे, 2 मतलब आपके अकॉर्डिंग होगा और एक ट्रेन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ट्रेन भी मूव कर रही है और ट्रेन में बैठा बच्चा भी मूव कर रहा है उसके साथ साथ। अगर आप यहाँ पर बाहर खड़े हैं, अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े हैं और आप खुद से कंपेयर कर रहे हैं इस बच्चे को कि बच्चा जो है वो ट्रेन में जो बैठा है वो मोशन में है कि रेस्ट में है, तो आपके अकॉर्डिंग वो बच्चा मोशन में है, ठीक। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि वो ट्रेन के अकॉर्डिंग, अगर आप ट्रेन पे खड़े हों, यहाँ पर ऊपर खड़े हों या फिर अंदर खड़े हों, तो मैं पूछूं कि अब बताइए कि अब वो बच्चा मोशन में है कि रेस्ट में है, तब आप क्या जवाब देंगे। तब आपको लगेगा कि ये जो बच्चा है वो रेस्ट में है। क्या लगेगा, आप खुद को इमेजिन करिए कि आप ट्रेन में हैं, आपके सामने कोई है, कोई लड़का लड़की जो भी है, और आप इमेजिन, आप सोचिए, आप बताइए कि वो जो भी सामने खड़ा है वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो आपको लगेगा कि वो रेस्ट में है, बट एक्चुअली क्या है, अगर हम रियलिटी अगर देखें तो वो लड़का या फिर जो लड़की जो भी है वो मोशन में है। आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि आप उसी ऑब्जेक्ट में बैठे हैं, आप उसी ऑब्जेक्ट पर हैं जो कि ऑलरेडी मोशन में है, इसीलिए आपको नहीं पता चल रहा है कि वो सामने वाला जो लड़का है वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो यही है मोशन इज़ रिलेटिव। मतलब मोशन हम तभी बता सकते हैं, हम तभी डिसाइड कर सकते हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम तभी बता सकते हैं जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ से रिलेट करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है, ठीक,
ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, रियलिटी यही है कि ये चल रहा है, ठीक। अगर बताइए मैं यहाँ पर एक वाइट सा पर्दा लगा दूँ और बैकग्राउंड में कुछ ना हो, सिर्फ वाइट 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 हो, ठीक है, और ये लड़का चल रहा है, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं डिसाइड कर पाएंगे। आपको लगेगा कि ये लड़का वहीं का वहीं खड़ा है और वाइट का वाइट जो बैकग्राउंड है वो वाइट का वाइट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि वो लड़का मूव ऑन कर रहा है। आप इसको इग्नोर करिए, इसके पैर के मूवमेंट को इग्नोर करिए, इसके बॉडी के मूवमेंट को इग्नोर करिए, समझ लीजिए कि ये ट्रॉली पे खड़ा है जो कि मूव कर रही है नीचे से और उस पर खड़ा है, एक्सेलरेटर है जो उस पर खड़ा है और ये चल रहा है, ठीक है, और पीछे वाइट बैकग्राउंड है। तो आप ये, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आप ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये लड़का चल रहा है कि रेस्ट में। आपको लगेगा कि रेस्ट में है, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं, बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं कि आप उससे रिलेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ से रिलेट करना। अगर आप रिलेट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है। अगर मैं इसी बैकग्राउंड को, इसी वाइट बैकग्राउंड को अगर मैं हटा दूँ और ये ट्रॉली पे चल रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटर पे, और यहाँ पे पेड़ पौधे हो, पेड़ हो, यहाँ पे ये हो, हाँ, तो अगर ये जब मोशन में करेगा तो आपको पता चलेगा ये पेड़ कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये पेड़ यहाँ पर आ जाएगा, ये पेड़ यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे जो झाड़ी है वो यहाँ पे आ जाएगी, हाँ, तब आप जज कर पाएंगे कि हाँ भाई ये लड़का जब यहाँ पे था तो ये वाला पेड़ आगे था, ये वाला पेड़ पीछे था, ये वाली झाड़ी आगे थी। और कुछ देर बाद जैसे टाइम बीत रहा है, मोशन का क्या डेफिनेशन था, जैसे टाइम पास करता है तो पोजीशन चेंज होती है। तो जैसे टाइम बीत रहा है तो ये वाला पेड़ यहाँ पे आ जा रहा है, ये वाला पेड़ यहाँ पे आ जा रहा है, ये वाली झाड़ी यहाँ पे आ जा रही है। तो इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि वो जो लड़का है जो खड़ा था एक्सेलरेटर पे, कि वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। क्यों? क्योंकि आप उस लड़के को उसके बैकग्राउंड से रिलेट किए हैं, आप इस लड़के को इस पेड़ से रिलेट किए हैं, आप इस लड़के को इस झाड़ी से रिलेट किए हैं, आप इस लड़के को इस पेड़ से रिलेट किए हैं, तब जाके आपको पता चला है कि वो जो लड़का है वो मोशन में था। एक और बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये कार है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, ये कार वाला एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, वो मैंने अपने मन से बताया था। तो आपकी बुक वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कार है, चल रही है, ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि चल रही है कि नहीं चल रही है, तब तक जब तक आप इसको किसी चीज़ से रिलेट नहीं करेंगे। आपकी बुक में ऐसे डायग्राम बनाया गया होगा कि यहाँ पे एक कार है, यहाँ पर एक पेड़ है, हाँ, और आपको बताया गया होगा कि कुछ देर पहले कार पोजीशन ए पर थी, कार पोजीशन ए पर थी, और कुछ टाइम बाद, मतलब जैसे ही टाइम बीतता है, जैसे ही टाइम पास होता है, तो कुछ टाइम बाद वो कार यहाँ पर आ जाती है। वो कार यहाँ पर आ जाती है। सॉरी, कार चेंज हो गई थोड़ा। देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल यही दिया है, कुछ समय पहले कार यहाँ पर थी और पेड़ यहाँ पर था, ठीक, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है ये कार चलकर मूव करके अपनी पोजीशन को ए से बी तक चेंज करके वो इस पेड़ के पास रहती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोशन कैसे होता है और मोशन को हमें पहचानने के लिए क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स है। तो सिर्फ एक ही ज़रूरी पॉइंट है, रिलेशन हमको देखना है। हमको किसी भी चीज़ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को पहचानना है कि वो मोशन में है कि नहीं, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी बैकग्राउंड से रिलेट करना पड़ेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, अब रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो हमने मोशन जान लिया कि मोशन क्या होता है। अब मोशन से ही रिलेटेड कुछ उसका अपग्रेडेड वर्जन, जो नए नए टर्म्स है। डिस्टेंस तो आप पढ़े ही होंगे, एक नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस होने जा रहा है जो कि है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम डिस्टेंस समझ लेते हैं। डिस्टेंस एक तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता होगा डिस्टेंस होता क्या है, लेकिन हम इसको आज अच्छे से कवर करेंगे, मतलब इसकी रियलिटी समझेंगे कि एक्चुअली में डिस्टेंस होता क्या है। तो मोशन के बाद हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है पहले, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं इसको लिख लेता हूं पहले, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called distance। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके द्वारा ट्रेवल किया हुआ जो एक्चुअल पाथ है, जो पाथ एक्चुअली उसने ट्रेवल किया है, वही पाथ की डिस्टेंस, वही पाथ की मेजरमेंट को हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, एक ये पोजीशन है, ठीक, और एक ये पोजीशन है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। द एक्चुअल पाथ, अगर मान लीजिए आप यहाँ से चले, यहाँ गए, यहाँ से राइट टर्न लिए, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे गए, फिर राइट टर्न लिए, यहाँ पर आए, फिर इधर गए, स्ट्रेट गए, फिर लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पे आए, फिर राइट टर्न लेके यहाँ पे आए, फिर जाके यहाँ पर आए, फिर जाके यहाँ पर आए, ठीक। तो इसके कहने का मतलब ये है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो जो एक्चुअली पाथ जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, इसकी मेजरमेंट को, इसकी लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि इस पाथ को, ये जो पाथ है, ये पाथ जो है, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और यही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object is called displacement, ठीक। अब देखिए इसमें क्या था, डिस्टेंस में कि जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हो रहा था ए से लेकर बी तक, जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट द्वारा कवर हो रहा था, वो हो रहा था हमारा डिस्टेंस। बट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो जो पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, हाँ, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना छोटा से छोटा, यही हो सकता है, यही होगा ना। ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यही तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाली लाइन, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। तो डिस्टेंस में क्या था, एक्चुअल पाथ, जो कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ कवर कर रहा था, उसी को हम डिस्टेंस बोल रहे थे। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, जो ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, जो दोनों पोजीशन जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, जो भी पाथ को, तो जो पोजीशंस हैं ए और बी, जो ए और बी पोजीशंस हैं, इसकी इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। और जो एक्चुअल पाथ कवर हो रहा था, उसको हम डिस्टेंस बोल रहे थे। मान लीजिए आप ही हैं, ए से चले बी तक, तो आप इधर घूमते हुए यहाँ पर आए, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए और बी से जो सबसे छोटा पाथ है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप ये मत समझिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ से होकर गया है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता। आप इस छोटे वाले पाथ पर जा सकते हैं, क्या पता आपने यही वाला रास्ता पकड़ लिया हो, ये वाला रास्ता न जाकर इसी रास्ते पर गए हो, तो आपका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो सकता है, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ पे जा सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये वाला पाथ इस पाथ पे नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता।
तो यही मेजर डिफरेंस है। और एक और बात, अगर ये मत समझिएगा कि हर वक्त हर टाइम जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट पर ही जाएगा। ऑब्जेक्ट जिस पाथ से जा रहा है उस पाथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस पाथ से ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक्चुअली में जिस पाथ से ऑब्जेक्ट जा रहा है उस पाथ को डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक हमारा इमेजिनरी पाथ है। हम एक इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ से वहाँ तक गए, तो हम एक इमेजिन करते हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है। हम एक इमेजिन करते हैं, हम ये नहीं मान के चलते कि ऑब्जेक्ट इसी पाथ से गया है। जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाएगा, जा सकता है, बट ये नेसेसरी नहीं कि हर वक्त उसी से जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक इमेजिनरी पाथ होता है, एक इमेजिन किया हुआ पाथ है कि मतलब ए और बी के पोजीशन में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो सकता है हमारा, हमने एक इमेजिन किया है, वही एक डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जिस पाथ से जा रहा है, एक्चुअली में जिस पाथ से जा रहा है उस पाथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इसी पाथ से जा रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ से जा रहा है, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, हम आगे की वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या होता है? स्केलर में क्या, स्केलर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर आपका मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन नहीं बताता है। बट वेक्टर क्या करता है, मैग्नीट्यूड तो बताता ही है एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है। और स्केलर क्या करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, हाँ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो यूनिट होता है उसका जो नंबर होता है। जैसे मान लो हमने 2 किलोमीटर गया, हम 2 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2। जो हम ट्रेवल कर रहे हैं 2 किलोमीटर, तो इसका हम पूछें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड जाएगा हमारा 2 और यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर। हाँ, तो वही बात है। तो स्केलर हमें क्या बताता है, स्केलर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि आप कितना गए, हाँ, कितनी दूरी ट्रेवल करी। और वेक्टर क्या बताता है, ये हमें मैग्नीट्यूड तो बताता ही है, मैग्नीट्यूड तो हमें बताता ही है, इसके साथ ही साथ हमें डायरेक्शन भी बताता है कि आप गए हैं, आप 2 किलोमीटर तो गए हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता दिया कि आप 2 किलोमीटर गए हैं, लेकिन किधर गए हैं, ईस्ट में गए हैं, वेस्ट में गए हैं, साउथ में गए हैं, नॉर्थ में गए हैं, किधर गए हैं, ये भी आपको बताता है। साउथ से कितने एंगल पे गए हैं, नॉर्थ से कितने एंगल पे गए हैं, ईस्ट से कितने एंगल पे गए हैं, ये सब भी आपको बताता है। तो वेक्टर क्या करता है, आपको डायरेक्शन भी बताता है, और स्केलर क्या करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। तो डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस के बारे में हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाँ, ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर गया, ऑब्जेक्ट ने 4 किलोमीटर ट्रेवल करा, ऑब्जेक्ट ने 5 किलोमीटर ट्रेवल करा, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम मैग्नीट्यूड तो बताते ही हैं कि ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मान लो 5 किलोमीटर है, और किधर की डायरेक्शन में है ये भी बताते हैं, 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये भी बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं, बट डिस्टेंस में क्या बताते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ से गया और वेस्ट के साइड में मैं 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं बताऊंगा कि मैंने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो अगर मैं कर्व्ड पाथ पे गया हूँ, तो जो मैंने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया है वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया हूँ, अगर मैं यहाँ से खड़े होके और ऐसे सीधे चल दिया, मैं सीधे गया हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस जो होगा हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में हम ट्रेवल करते हैं, तो डिस्टेंस होगा हमारा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो मान लीजिए मैंने स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल किया, मैं इधर वेस्ट के साइड में एकदम स्ट्रेट लाइन में मैं 4 किलोमीटर गया, तो मुझसे किसी ने पूछा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए तुम, तो मैंने बता दिया भाई कि मैंने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। और अगर वही मुझसे कोई पूछे कि तुमने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया,
तो मैं वही बताऊंगा कि मैंने 4 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, मैं क्या बोलूँगा, 4 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही एक मेजर डिफरेंस है कि डिस्टेंस क्या बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताएगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया है, या वेस्ट में गया है, या वेस्ट से कितना एंगल नॉर्थ की तरफ गया है, या वेस्ट से कितना एंगल साउथ की तरफ गया है। इस सब के बारे में हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। अब जैसे हम डिस्टेंस के रिलेटेड स्पीड पढ़ते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, हाँ उसका आता है वेलोसिटी। तो हम इस जो स्पीड है और वेलोसिटी है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाइए, पोजीशंस के बीच के डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को फाइंड करिए, और डायरेक्शन नहीं भूलिए, डायरेक्शन को प्रिपेयर करिए कि हमने इस डायरेक्शन में गए, हम इतना अमाउंट में गए, इतना मैग्नीट्यूड में गए, और इस डायरेक्शन में गए, इस चीज़ को प्रिपेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।